हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाणी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं जापान का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। ये चैप्टर 8 है, बीए फाइनल ईयर। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, पीयू के जो एग्ज़ाम होता है उसके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और अधूरा जानकारी के साथ जाओगे एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो आपको समझ नहीं जल्दी आएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब में जो इंपॉर्टेंट बात है, सब्सक्राइब की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल नया है और आपको शायद एक बार वीडियो आपको अच्छा लगे, दोबारा सर्च करना चाहो तो शायद आपको ना भी मिले। रीज़न बीइंग ये रहेगा कि अगर आप त्रिपाण लिखोगे तो त्रिपस आ जाएगा और त्रिपस लेके आगे चल जाओगे तो ये आपकी रिसर्च में नहीं आएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सब्सक्राइब ही कर लो। सब्सक्राइब करने से आप जो है मेरे साथ बने रह सकते हो। ठीक है, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आपको समझ है ही और आपको बोलने की अधिक ज़रूरत भी नहीं है। हमारा जो आज टॉपिक है वो है जापान का आधुनिकीकरण। जैसे आपको पता है जापान का आधुनिकीकरण किया गया, लेकिन कहते हैं कि 1868 ईस्वी में मोटोहितो जापान का नया सम्राट जब बना, उसने मोइजी, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध सरकार की उपाधि धारण किया। उसने 1912 ईस्वी तक शासन किया। मेइजी युग के दौरान जापान का आधुनिकीकरण हुआ। मेइजी जो था, पुनरुत्थान के पश्चात जापान में इतनी सुधार किए गए कि जापान एक शक्तिशाली तथा आधुनिक देश बन गया। सम्राट मोटोहितो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधार का जो कुछ बातें हैं उस पर हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले उसने शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया। ठीक है, मेइजी पुनरुत्थान के पश्चात जापान में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। इससे पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के पास ही था। स्त्री शिक्षा की ओर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दी जाती थी। जापान में 1871 ईस्वी में ठीक है शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। सारे देश में कई स्कूल व कॉलेज खोले गए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा प्राप्त के लिए स्त्रियों को भी प्रोत्साहन किया गया और अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए नॉर्मल स्कूल खोले गए। नॉर्मल जो स्कूल थे वो खोले गए थे। पश्चिम के प्रसिद्ध ग्रंथों का जापानी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। और 1877 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। इसके पश्चात टोक्यो, होसी, चुओ तथा सांसू नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1901 ईस्वी में जापान कन्या विश्वविद्यालय को भी स्थापना किया गया। इस प्रयासों से जापान में शिक्षा के विशेष प्रोत्साहित मिला और काफ़ी शिक्षा जो था अपना प्रगति किया। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट था इसके लिए सुधार करना वो ये था कि सैनिक सुधार, क्योंकि जो जापान का आधुनिकीकरण करना था तो उसमें सैनिक सुधार करना भी बहुत ही ज़रूरी था, यानी मिलिट्री रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। मेइजी युग में जापानी सेना का जो था पुनर्गठन किया गया था। उसका उद्देश्य जापान को सैन्य पक्ष में शक्तिशाली बनाना था। इससे पूर्व सम्राट केवल सामंती सेना पर ही निर्भर थे और जापान में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं होती थी। सामंतों के सेना में केवल समुराई वर्ग के लोगों को ही प्रभुता था। इन गठितों की गई राष्ट्रीय सेना में अब सभी वर्गों के युवकों को सम्मिलित किया जाने लग गया। सैनिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि जो ये आगे चल के जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो जापान है आपको पता है जापान जो था हिरोशिमा नागासाकी के जैसे बम ब्लास्टों को इसने सहा और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके लिए इसकी सैनिक संगठन में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से 1901 से ही अपना जो है सैनिक कार्रवाइयों में काफ़ी प्रबलता ला दिया, जिसकी वजह से जो था इनके जो है काफ़ी सैनिक जो पावर थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। ठीक है, जो हम आगे चैप्टरों में चर्चा करेंगे। उसके बाद था इनका आर्थिक सुधार, इकोनॉमिकल रिफॉर्म। मेइजी युग में आर्थिक क्षेत्र में भी अनेकों सुधार किए गए। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुआ। सरकार द्वारा भारी उद्योगों के विकास के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की गई। यातायात के साधनों का विकास किया गया। देश भर में रेलें तथा सड़कों का जाल बिछा दिया गया। जापान एक पहाड़ी प्रदेश होने के कारण जल मार्ग के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सामान्य तथा यात्रियों को ले जाने के लिए बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाए गए। समुद्री प्रणाली के सुधार की गई तथा बैंकिंग प्रणाली आरंभ की गई। 1882 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की भी स्थापना किया गया। कृषि के नए ढंग अपनाए गए तथा किसानों को विशिष्ट सुविधाएं दी गई। परिणाम स्वरूप जापान आर्थिक दृष्टि से काफ़ी दृढ़ हो गया। उसके बाद था मेइजी संविधान, यानी मेइजी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। इसमें मेइजी युग की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो 1889 ईस्वी में नया संविधान था। इस संविधान के अनुसार सम्राट को अधिकारों में बहुत बढ़ोतरी कर दी गई थी। सेना का स्वच्छ सेनापति होने के कारण उसे किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार
दिया गया था, यानी किसी से भी संधि आराम से कर सकता था। वो डायरेक्टर यानी राजा की सभा के अधिवेशन बुला सकता था, उसे भंग भी कर सकता था। उसे भंग करने का भी अधिकार पूरा था। सम्राट सभी मंत्रियों को नियुक्ति करता था जो उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। सभी नागरिक कानून के सामने समान थे। सभी को सैनिक तथा नागरिकी सेवाओं में भर्ती होने का सामान्य अधिकार प्राप्त हो गया था। नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिए गए थे, परंतु राजनीतिक विरोध सहन नहीं किया जाता था। तो ये सब बातें जो थी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती थी। उसके बाद न्यायिक सुधार भी उन्होंने बहुत कुछ किया। मेइजी पुण्य स्थापना के दौरान न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 1882 ईस्वी में जापान में एक नया दंड विधान लागू किया गया। अपराधियों को कड़ी एवं अमानवीय सजाएं देना बंद कर दिया गया। न्यायों के अधिकारों समितियों कर दिए गए और दीवानी तथा फौजदारी कानूनों को अलग अलग परिभाषित किया गया। इन जेलों का निर्माण भी किया गया। केवल ईमानदार एवं योग्य व्यक्ति को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त की जाती थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डाक एवं तार व्यवस्था का भी विकास काफ़ी हद तक यहाँ पर किया गया। मेइजी युग में डाक एवं तार विभाग की उचित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। इससे पूर्व डाक की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती थी, तब हर करार प्रथा प्रचलित थी। जनवरी 1871 ईस्वी में इस नई व्यवस्था को लागू किया गया। तार व्यवस्था की ओर भी उचित ध्यान दिया गया। 1869 ईस्वी में टोक्यो और योकोहामा तक जो प्रथम तार लाइन का भी निर्माण काफ़ी हद तक करवाया गया। व्यापार में विकास। पैरा संधि के पश्चात जापान में व्यापार का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ, परंतु विकास कार्यक्रम में बहुत समय लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि जापान ने लंबे समय तक दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया था। अंतर देश में विदेशी माल की मांग न केवल बराबर रही, इस विदेशी मांग को पैदा करने के लिए विदेशी संपर्क अनिवार्य था। व्यापार संतुलन भी जापान के अनुकूल नहीं था। चीन जापान युद्ध के पश्चात जब जापानी व्यापार की गति पकड़ी। आरंभ में यह मुख्यतः विदेशी एजेंटों के हाथों में था। इस कारण व्यापार में भ्रष्टाचार का बोलबाला काफ़ी हद तक बढ़ गया था। 1870 में जापान में एक उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई और विदेशी व्यापार के यूरोपीय नियंत्रण को समाप्त करने के लिए विनियम तैयार यानी केंद्र स्थापित किए गए। विनियम जो है केंद्र स्थापित किए गए। व्यापार जापानियों के हाथों में आ गया और इससे जापान काफ़ी समृद्ध हो गया और इसकी समृद्धि के जो था चरम सीमा तक पहुंचने लगा, यानी काफ़ी इस समय जो था तरक्की करने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कृषि में सुधार किया। मेइजी युग में कृषि क्षेत्र में भी अनेकों सुधार किए गए। अब कृषकों को उस भूमि का स्वामी बना दिया गया जिस पर वे प्रांतों के लिए खेती करते थे। उनके बेगार लेना और गैर कानूनी घोषणा कर दिया गया। पश्चिमी देशों में अनेकों कृषि विशेषज्ञों की जापान बुलाया गया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी। अनेकों कृषि विद्यालय स्थापित किए गए। उत्तम नस्ल के पशु का प्रबंधन किया गया और कृषकों को उत्तम किस्म के बीज भी दिए गए। पहले किसानों से भूमि का अनाज के रूप में लिया जाता था, परंतु अब भूमि की नकद लेने की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से जो था जापान काफ़ी उन्नति पर चला गया। दोस्तों एक बात तो हमेशा आप समझते होंगे कि कृषि जो होता है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर कृषि में हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृषि से ही हमारा जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता जो है भोजन है। अगर भोजन पे ही हम कंट्रोल कर लेना तो कपड़ा भी हो जाएगा और मकान भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यही बात सरकार को भी अभी समझना चाहिए कि हम कृषि को जितना है उतना उन्नति करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को पेट भर जाए, यानी भूखे कोई व्यक्ति न सोए। तो ये सब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी पर उनको कदम भी उठाना चाहिए। समानता प्रथा का अंत, यानी मेइजी युग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समानता प्रथा का अंत करना था। इससे पूर्व जापान में समानता प्रथा का बोलबाला था। उन्हें व्यापक शक्तियां प्राप्त थी। हुए अपने अधीन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मृत्युदंड तक दे सकते थे। समानता प्रथा के चलते किसानों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। समानता किसानों पर घोर अत्याचार करते थे। 1871 ईस्वी में सरकार ने जापान में समानता प्रथा के अंत की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रांतों की प्रार्थना सभी विशेष अधिकारियों का अंत कर दिया गया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मेइजी काल में जापान में शासन, जो व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, उद्योग तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में अनेकों परिवर्तन हुए। उस समय देश स्वयं को नव विश्व के अनुकूल ढालने का प्रयास कर रहा था तथा सरकार पुनर्गठित हुई, सेना को संगठित भी किया गया तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही। वास्तव में जापान इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे जापान चीन युद्ध में सफलता प्राप्त करके सारे विश्व को चकित करके रख दिया। तो इस तरह से जो है जापान काफ़ी आगे बढ़ गया। अब जो हमारा है हम देखते हैं, क्योंकि जब जापान और चीन में युद्ध हुआ तो इसमें जो था काफ़ी शक्तिशाली जापान जो है काफ़ी शक्तिशाली दिखने लग गया। तो इसी के साथ जो है
इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आया। तो हम देखते हैं कि चीन और जापान युद्ध में क्या हुआ, आखिर इसका कारण क्या था। चीन और जापान जो युद्ध हुई उसका कारण क्या था। चीन जापान युद्ध का मूल्य कारण कोरिया ही थी, यानी कोरिया जो था मेन था, परंतु कुछ अन्य कारणों से भी इसमें योगदान दिया। उस कारणों का हम बारे में जानते हैं। इतना तो याद रखना कि चीन और जापान युद्ध का मूल्य कारण था कोरिया, कोरिया देश जो थी मेन थी। लेकिन और भी कोई कारण जो थे, कुछ फैक्टर थे जो इन पर इफेक्ट कर रहे थे। वो थे रूस की कोरिया में रुचि। जो रूस था उसको कोरिया में काफ़ी इंटरेस्ट था, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन कोरिया। रूस उत्तरी एशिया में अपने पांव पसारने के पश्चात दक्षिण की ओर भी ललचाई नज़रों से देख रहा था। वो वहाँ भी अपने पांव पसारना चाहता था। रूस की दक्षिण पूर्वी सीमा कोरिया के साथ लगती थी। अंततः वह कोरिया में अपना आधिपत्य जमाने की सोचने लगा। रूस ने कोरिया की सेना को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से अपने सैनिक अधिकारों को वहाँ भेजा। इसके बदले में कोरिया ने क्या किया, उनमें लड़पस की बंदरगाह रूस को दे दी। अब रूस के जहाज़ बिना किसी बाधा से इस बंदरगाह पर आ जा सकते थे। इस प्रकार कोरिया में रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जापान को भी चिंता हुई। जापान तो स्वयं ही वहां अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। फलस्वरूप उसने कोरिया में अपने आधिपत्य को प्रयास तीव्र कर दिया, यानी काफ़ी उसने जो था अपने कोशिशों को और भी तीव्र कर दिया। कोरिया की आंतरिक दशा और शोचनीय था, यानी कोरिया की आंतरिक दशा जो थी शोचनीय थी। कोरिया की आंतरिक इतनी बड़ी दयनीय थी, वह एक निर्बल देश था, यानी इतना निर्बल था कि कोई भी इस पर अटैक करके आसानी से इस पर कब्जा कर सकता था। उस समय कोरिया में अशांति फैली हुई थी चारों तरफ तथा अव्यवस्था व्याप्त थी। वहाँ दलगत राजनीति का बोलबाला था। सभी दल परस्पर संघर्ष में उलझे रहते थे तथा उन्हें देश की सुरक्षा की कोई भी चिंता नहीं थी। जापान यह अनुभव करता था कि कोरिया की यह आंतरिक स्थिति उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उसे हर समय यह भय लगा रहता था कि कोई अन्य देश कोरिया पर अपना अधिकार न कर ले। चीन भी अपने वंशागत अधिकारियों के कारण किसी अन्य देश के कोरिया में हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकता था। अंततः इस परिस्थिति में चीन तथा जापान में युद्ध होना एक अनिवार्य कारण बन गया। उसके पश्चात क्या हुआ, कोरिया में विदेशी शक्तियों का आगमन। कोरिया में जो था, कोरिया कमज़ोर देश था, तो इसमें विदेशी भी काफ़ी यहाँ पर आने लगे। कोरिया में जापान में बढ़ रहे प्रभावों को देखकर चीनी बहुत चिंतित हो गए। जापान के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उसने विदेशी शक्तियों को कोरिया में व्यापार करने का प्रयासों में अपना समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस तथा फ्रांस आदि देशों ने कोरिया से संधियों की तथा अपने के लिए अनेकों सुविधा प्राप्त किया। विदेशी शक्ति को बढ़ते हुए प्रभाव से जापान घबरा उठा। अंततः जापान कोरिया को विदेशी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करवाना चाहता था ताकि उसकी स्वयं की स्वतंत्र कायम रहे। इस परिस्थितियों में उसका चीन के साथ युद्ध अनिवार्य हो गया। उसके बाद था सन 1885 की संधि। सन 1885 ईस्वी में जापान ने चीन के साथ एक संधि की। संधि के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए कि वे दोनों ही कोरिया से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। इस संधि से चीन के कई राजनीतिक संतुष्ट हो गए। चीनी राजनीतिक का विचार था कि कोरिया चीन का ही एक अंग है तथा चीन को कोरिया में अपनी सेनाएं रखने का पुण्य अधिकार है। उनका यह भी विचार था कि यदि कोरिया में अशांति तथा अव्यवस्था फैली तो यह चीन का कर्तव्य है कि वह उस पर काबू पाए। धीरे धीरे इस संधि के प्रति लोगों का विरोध भावना बढ़ती गई और चीन जापान का युद्ध का कारण बन गया। उसके बाद था इसमें क्या, जापान की आर्थिक स्थिति। जापान की आर्थिक स्थिति भी कहीं हद तक खराब थी। चीन जापान युद्ध के कारण में एक जो कारण था, कोरिया में जापान से आर्थिक हित भी थे। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वह कोरिया की ओर ललचाई नज़रों से देख रहा था। जापान में औद्योगिक विकास और आश्चर्यजनक गति से हुआ। अब उसे अपने तैयार माल तथा कच्चे माल के लिए मंडी की आवश्यकता थी। अपने इस उद्देश्य के लिए जापान कोरिया को उपयुक्त स्थान समझता था। चीन के लिए मार्ग कोरिया से ही होकर जाता था। इस कारण भी जापान के लिए कोरिया का महत्व बहुत अधिक था। अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जापान कोरिया पर अत्यधिक जमाना चाहता था तथा जिसे चीन बिल्कुल भी सहन करने को तैयार नहीं था। तो ये सारे जो थे युद्ध होने के कारण बन गए थे। उसके पश्चात सब कारणों में से एक कारण था तत्कालीन कारण, यानी इसका जो रिसेंटली कारण था वो क्या था। इमीडिएटली केस में था कोरिया में तोगाहाका संप्रदाय द्वारा किया गया विद्रोह चीन जापान युद्ध का तत्कालीन कारण बना। इस संप्रदाय के लोग विदेशियों को पसंद नहीं करते थे। कोरिया सरकार इस संप्रदाय के विरुद्ध थी तथा उसने एक उत्तर देश द्वारा इसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंधित लगा दिया और 1883 ईस्वी में इस संप्रदाय के नेताओं ने उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, परंतु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोरिया में प्रत्येक स्थान पर विद्रोह होने लग गए। विवश होकर कोरिया की सरकार ने चीन से सैनिक सहायता मांगी। चीन सेना ने
1500 सैनिकों कोरिया पहुंच गए। चीन की सरकार ने 1885 ईस्वी संधि के अनुसार जापान को सेना भेजने की सूचना दी। सूचना प्राप्त करने के पश्चात जापान ने भी एक बड़ी सेना कोरिया की राजधानी सियोल में भेज दी, परंतु चीनी सेना के पहुंचने से पहले विद्रोहियों के दमन कर दिया गया था। चीन ने अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी सेनाओं को वहां से निकालने से इनकार कर दिया। कोरिया सरकार ने दोनों सरकारों को अपनी अपनी सेनाएं वापस बुलाने की प्रार्थना भी की, परंतु दोनों देशों ने अपनी सेना वहां से न निकाली। अब केवल युद्ध और शक्ति परीक्षण की मार्ग ही बचा था। जापानी सेनाओं ने कोरिया के राजा को बंदी बना लिया और वहां के सरकार का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन सरकार ने जापान से आग्रह किया कि वह चीन को सेनाओं को कोरिया से मार भगाए और इस प्रकार 1 अगस्त 1894 ईस्वी को यह युद्ध आरंभ हो गया। अब इसमें यह था कि युद्ध की घटनाएं क्या थी। युद्ध से पूर्व ही जापान ने अपनी सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन कर लिया था। आपको पता है कि जो युद्ध हुआ था 1 अगस्त 1894 ईस्वी को युद्ध आरंभ हो गया था, यानी 1 अगस्त 1894 यानी 1 अगस्त 1894 में। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो इन्होंने क्या किया था, जापान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया था, यानी हर चीज़ से वो आधुनिकीकरण कर दिया था, यानी हर तरह से जो सख्त कर दिया था। परंतु चीन की सेना इतनी कुशल नहीं थी तथा उसका लड़ने का ढंग भी प्राचीन समय की थी। ठीक है, प्राचीन समय के जो युद्ध कला थी वो बहुत ही पुरानी थी। यह युद्ध 9 मास तक चला। इस युद्ध में जापान को शानदार विजय प्राप्त हुई। ये जापान जो था काफ़ी अच्छे से जीत गया और 16 से 17 दिसंबर 1894 ईस्वी को जापान ने पिंगयांग तथा यालू के युद्धों में चीन को सेनाओं को पराजित कर दिया तथा चीन का सेनाओं का कोरिया से खदेड़ दिया। फिर उसने मंचूरिया पर आक्रमण किया तथा जुलोतू प्रायद्वीप की ओर चल पड़ा। जापानी सेनाओं में तेलियनबेन तथा पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर लिया गया। जापानी सेनाओं ने फरवरी 1885 ईस्वी तक सांतुंग तथा वी पर भी अधिकार कर लिया और प्रतिवर्ष चीन जापान के साथ समझौता करने के लिए विवश हुआ। अंततः 17 अप्रैल 1885 ईस्वी को दोनों पक्षों में शिमोनोसेकी एक संधि हुई, जिसका परिणाम स्वरूप युद्ध का अंत करवाया गया। अब शिमोनोसेकी की संधि क्या थी? शिमोनोसेकी संधि में कौन सी बातों को इसमें मुख्य रखी गई थी? युद्ध में पराजित होने के पश्चात माचू सरकार ने ली हुग चोंग को संधि के लिए जापान भेजा। जो ली हुग चोंग ने 17 अप्रैल 1885 ईस्वी को जापानी अधिकारियों के साथ शिमोनोसेकी की संधि की। इस संधि में कुछ बातें मुख्य ये थी। चीन ने कोरिया को एक पुण्य स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। चीन के पोर्ट आर्थर और फार्मोसा, पेस्कोडोरस तथा लियोजोतू जापान के ही दे दिए। चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को 2 करोड़ तेल देगा। चीन जापान का सर्वाधिक प्रिय देश स्वीकार करेगा। चीन जापान के व्यापार के लिए अपनी 4 बंदरगाहें सांसी, सो चाओ, चुंगकिंग तथा हंग चाओ खोलेंगे। अब तक चीन युद्ध की क्षतिपूर्ति की राशि जापान को नहीं चुकाएगा। उसकी वी नामक बंदरगाह जापान के पास रहेगी। तो ये जो थी 6 शर्तों के साथ उन्होंने इस संधि किया था। शिमोनोसेकी की संधि के कागज़ पर अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसके 6 दिन पश्चात ही फ्रांस, रूस तथा जर्मनी ने जापान को कहा कि वह लियोजोतू प्रायद्वीप चीन को लौटा दें, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि शिमोनोसेकी पर जापान का अधिकार हो गया तो इससे चीन को निरंतर खतरा रहेगा तथा कोरिया की स्वतंत्रता भी अस्थायी नहीं रह पाएगी। विवश होकर जापान ने शिमोनोसेकी की संधि में संशोधन करना मान लिया। उसने शिमोनोसेकी प्रायद्वीप चीन के पास कर दिया तथा उसके बदले चीन ने 3 करोड़ तेल की अतिरिक्त धनराशि ले ली। उसके बाद क्या हुआ? युद्ध के प्रभाव। अब युद्ध के भी काफ़ी प्रभाव पड़े। चीन जापान युद्ध में जापान ने शानदार विजय प्राप्त की थी तथा चीन की शर्मनाक पराजय हुई। इस युद्ध में एक छोटे से बौने जापान ने एक दैत्य चीन को पराजित किया। यानी छोटे से चीज़ ने क्या किया कि दैत्य जैसी जो था कंट्री को हरा दिया। इस युद्ध से दोनों देश बहुत प्रभावित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार ने भी कहा था, WCS लेंगर के शब्दों में कहा था कि जापान की विजय दूर पूर्व के इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना थी और इसको यूरोपीय पर पड़े प्रभाव प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़े प्रभावों से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। तो ये बहुत ही बात इम्पोर्टेंट और मान्यता पूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक छोटे से बौने जापान ने इतने बड़े दैत्य जैसे चीन को हरा दिया। ये कोई आम बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। जापान की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो गई। जापान एशिया का एक छोटा सा देश
था तथा चीन सबसे बड़ा देश था। फिर भी जापान ने चीन को पराजित कर दिया। इस युद्ध में विजय से जापान की प्रतिष्ठा और 4 चांद लग गए। सभी यूरोपीय शक्ति को विश्वास था कि जापान पराजित होगा, परंतु उसकी विजय ने भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। परिणाम से उसकी शक्ति को धाक सारे विश्व को बैठ गई। यानी सारे देश में इसका जो है तहलका और त्राही मांग लिया कि छोटे से देश ने कैसे इतने बड़े देशों को हरा दिया। जापान विजय का आदर्श उदाहरण। जापान द्वारा चीन पर विजय ने एक बात सिद्ध करके रख दी कि युद्ध में विजय के लिए विशाल सेना तथा विशाल राज्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। युद्ध तो केवल प्रशिक्षित सेना, अनुशासन, देशभक्ति तथा अच्छे अस्त्र शस्त्र द्वारा ही जीते जाते हैं। जापान के इसी आदर्श ने यूरोपीय शक्ति का साहसी बन गई। पहले से शक्तिशाली चीन विशालत से भयभीत रहती थी। चीन के लूट ऑफ द चाइना बिगेंस। जापान के हाथों पराजित होने से चीन की दुर्बलता सारे विश्व के आगे प्रदर्शित हो गई। इस कारण यूरोपीय शक्ति की मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। पहले पश्चिमी देशों ने चीन से कई प्रकार की रियायतें प्राप्त की हुई थी, परंतु अब वे उसकी साम्राज्य का विभाजन चाहने लगी। अंत ये सभी देश चीन को लूट में जापान की भागीदारी बनने के लिए तैयार हो गए। यानी बात सही है, जब पराजित बंदा होगा तो उसको लूटने वाले भी कोई कमी नहीं होगा। अगर कोई बंदा वहाँ पर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो लोग उसको लूटने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी आ जाती है। चीन में सुधार आंदोलन। चीन के अपमानजनक पराजय से चीन के शिक्षित देशभक्त बड़े दुखी हुए। वे अनुभव करने लगे कि चीन को भी जापान की भांति आधुनिक ढंग के सुधार करने चाहिए, परंतु उस समय के माचू शासक बड़े ही रूढ़िवादी थे। अंततः वे सुधार के पक्ष में नहीं थे। परिणाम स्वरूप चीन माचू विरोधी सुधार आंदोलन चल पड़ा। यानी चारों तरफ जो थी अराजकता फैल गई। अंगलक जापानी समझौते की आधारशिला। यानी चीन जापानी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंगलक जापानी समझौता की नींव रखी थी। जब जापान इस युद्ध में विजय हो रहा था तो इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने उसकी बहुत प्रशंसा भी किया। उसके अनुसार इंग्लैंड और जापान के हित सामान्य थे। अंततः वह जापान को भविष्य का उपयोगी मित्र मानने लग गए। जापान भी इंग्लैंड से मित्रता करना चाहता था। इस प्रकार ये दोनों देश एक दूसरे से निकट आ गए तथा 1902 ईस्वी में एक समझौता भी किया गया। उसके पश्चात जापान रूस शत्रुता। हॉस्टिलिटी बिटवीन जापान एंड रशिया। शिमोनोसेकी की संधि के पश्चात रूस जापान के विरोधी हो गया। उसने फ्रांस तथा जर्मनी के साथ मिलकर जापान पर दबाव डाला कि वह सिलोओतुग प्रायद्वीपीय चीन के वापस कर दे। इससे जापान रूस से नाराज हो गया और इसके अतिरिक्त चीन जापान युद्ध के पश्चात जापान भी रूस के सामान्य दूर पूर्व में एक शक्ति के रूप में उभरा। दोनों देश महत्वाकांक्षी थे और यही महत्वाकांक्षाएं उन्हें 1904 से 1905 के युद्ध की ओर ले गई। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1894 से 95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध में चीन की पराजय विश्व इतिहास की एक गंभीर कूटनीति का घटना थी। चीन की समस्त व्यापार पर पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण हो गया और इस युद्ध के पश्चात जापान के लिए स्वर्ण युग आरंभ हुआ। जापान की राजनीति में स्थिरता आ गई तथा देश में एकता स्थापित हुआ। इसके विपरीत चीन अपने व्यापार में प्रगति करने के योग्य भी न रहा। यानी उसके व्यापार भी बिल्कुल तहस सी रह गई या तहस नहस हो गई। यानी वो कहीं का नहीं रहा। पूरा देश में उसकी शर्मिंदा तो हुई और उसको तुतु हुआ ही हुआ। प्लस जो था सारा देश इसके जो अपने लोग भी इसके खिलाफ बन गए। जो अमीर वर्ग के लोग थे सब के सब इसके खिलाफ हो गए। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है इंग्लैंड जापान गठबंधन। यानी इंग्लैंड जापान में गठबंधन किस तरह से हुआ, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। कहते हैं 1902 ईस्वी में विश्व राजनीति में एक बहुत सी महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना थी यूरोप की शक्ति इंग्लैंड तथा एशिया की शक्ति जापान का गठबंधन। यह गठबंधन इस बात का सूचक था कि इंग्लैंड अपनी पृथक रहने की शानदार नीति का परित्याग कर रहा है, जिसका पालन वह 1815 ईस्वी से करता आ रहा था। इंग्लैंड की इस नीति ने जापान और इंग्लैंड एक दूसरे के निकट आ गए तथा उनमें एक समझौता हुआ। ठीक है, इसी समझौता के आगे जो है ये बढ़ा। लेकिन गठबंधन के लिए तो दायित्व परिस्थितियाँ क्यों थी, ऐसा क्या हुआ था कि जो इतने सालों से सभी देशों से अलग थलग थी, उसे गठबंधन करने की आवश्यकता हुई। पहले कहते हैं कि 1815 से जो इंग्लैंड थी सभी देशों से अलग हो गई थी, वो किसी देश से साथ लेकर नहीं जा रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, कैसी परिस्थिति बन गई से उसको छोटा सा देश जापान से उसको संधि करने की आवश्यकता हो गई, उससे मित्रता करने की आवश्यकता हुई, गठबंधन करने की आवश्यकता हुई। तो ये बात किन कारणों से हुई, इसका कारण पहला तो यही आता है चीन पर जापान की विजय। यानी 1894 से 95 ईस्वी में हुई चीन जापान युद्ध ने जापान ने चीन की पराजित कर दिया। फलस्वरूप जापान की प्रतिष्ठा में बहुत बढ़ोतरी हुई। जापान की विजय ने इंग्लैंड से समाचार पत्रों
ने जापान की बहुत प्रशंसा भी की तथा कहा कि जापान तथा इंग्लैंड दोनों के हित काफ़ी सीमा तक सामान्य हैं। वहाँ के राजनीतिज्ञों ने भी यह अनुभव किया कि सुदूर पूर्व में अपने हित सुरक्षित रखने के लिए जापान एक उपयोगी मित्र सिद्ध हो सकता है। यानी इसलिए उन्होंने कहा कि मित्रता करना उनके लिए बहुत ही उचित रहेगा। रूस का हस्तक्षेप। 1894 ईस्वी में युद्ध में पराजित होने के पश्चात चीन में जापान के साथ शिमोनोसेकी की संधि की। इस संधि के अनुसार उसने अपने कई प्रदेश जापान को दे दिए थे। उन प्रदेशों में स्लोतू प्रायद्वीप भी शामिल था। कुछ समय के पश्चात रूस ने फ्रांस तथा जर्मनी से समर्थन प्राप्त कर जापान पर दबाव डाला कि वह स्लोतू चीन के वापस कर दे। उस समय इंग्लैंड पृथक रहा और इसका साथ न दिया। इंग्लैंड की इस नीति से जापान इंग्लैंड के साथ मित्रता करने के लिए उत्सुक हो गया। यानी इस कारणों से जो था काफ़ी इंग्लैंड उससे मित्रता करने के लिए काफ़ी वचनबंधित हो गया। उसके बाद था रूस चीन गठजोड़। 1886 ईस्वी में रूस तथा चीन में एक गठजोड़ कर लिया। इस गठजोड़ ने उन्होंने निश्चित कर लिया कि जब कभी कोई देश चीन अथवा रूस के प्रदेशों पर आक्रमण करे तो वो मिलकर उसका सामना करेंगे। जापान इस गठजोड़ से घबरा गया। अब उसे भी किसी महान शक्ति से गठजोड़ करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए उसने इंग्लैंड की ओर उपयुक्त समझा। रूस को चीन से विशेष सुविधाएं। रूस ने चीन को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करने लगी। रियायतों के लिए संघर्ष में रूस सभी शक्तियों से आगे निकल गया था। उसने चीन से कई महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त कर ली थी। चीन ने रूस को साइबेरिया के रेलवे लाइन के निर्माण का अधिकार देने के साथ साथ स्लोतुंग प्रायद्वीप भी ठेके पर दे दिया। इससे जापान और इंग्लैंड भड़क उठे क्योंकि स्लोतुंग का प्रदेश ही रूस से चीन का वापस दिलवाया था। जापान और इंग्लैंड ने यह अनुभव किया कि यदि रूस का प्रभाव कम करना है तो इन दोनों के निकट आना चाहिए। तो इसलिए भी ये संधि होना अनिवार्य हो गया था। रूस द्वारा मंचूरिया पर अधिकार करने का प्रयास। चीन में हुए बक्सर विद्रोह का दमन करने के लिए रूसी सेनाओं ने मंचूरिया पहुंची। विद्रोह का दमन करने के पश्चात भी रूस ने अपनी सेनाएं मंचूरिया से न निकाली। फरवरी 1901 ईस्वी में रूस ने एक संधि पत्र के रूप में रेखा चीन भेजी और कहा कि यह मंचूरिया को वास्तव में अपने प्रभाव अधीन रखना चाहता है। तो इंग्लैंड और जापान से इस बात के लिए रूस का विरोध किया था तथा चीनी सरकार ने इसे अस्वीकार करने के लिए कहा। अप्रैल मई 1901 ईस्वी में जापान के लंदन में राजपूत हायेशी तथा इंग्लैंड के विदेश मंत्री लैंसडाउन में एक गठजोड़ बनाने की बातचीत हुई। यद्यपि दोनों पक्षों में कोई संधि तो न हो सका, परंतु ये दोनों परस्पर निकट आने में सफल हुई। यानी उनकी निकटता बढ़ गई, लेकिन ये संधि वहाँ पर किसी प्रकार की नहीं हुई। इंग्लैंड द्वारा शानदार पृथक रहने की नीति को त्याग। यानी इंग्लैंड पिछले काफ़ी लंबे समय से पृथक रहने की शानदार नीति का अनुसरण करता आ रहा था। उसने यह अनुभव किया कि उसकी यह नीति उसके हितों की सुरक्षा रखने में अनुपयोगी सिद्ध हुई। यूरोपियों की शक्तियों दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गई। अंततः इंग्लैंड बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब वह वेयर के युद्ध तथा मिस्र की समस्या को उलझा हुआ था तो किसी भी यूरोपीय शक्ति ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था। उधर सुदूर में पूर्व में रूस, फ्रांस तथा जर्मनी भी चीन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने में सफल हो गए थे। अंततः इंग्लैंड ने अपनी इन नीतियों का परित्याग करने का तथा जापान के साथ संधि करने का निश्चय कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? रूस जापान वार्तालाप प्रति इंग्लैंड की चिंता। यानी जुलाई 1901 ईस्वी में कोरिया और मंचूरिया संबंधित प्रश्न सुलझाने के उद्देश्य से जापान तथा रूस में बातचीत आरंभ हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों पक्षों में संधि हो जाएगा। जुलाई 1901 ईस्वी में रूस तथा फ्रांस द्वारा जापान को भारी ऋण देने की भी अफवाह फैली। इन बातों से इंग्लैंड चिंतित हो गया। वह तो जापान को अपने साथ मिलाना चाहता था। इंग्लैंड के विदेशी मंत्री लैंसडाउन ने जापानी राजदूत हायेशी से संधि के लिए बातचीत भी की। जापानी सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात अंततः 30 जनवरी 1902 ईस्वी में दोनों प्रदेशों में संधि तो हुई, लेकिन ये संधि इतनी पावरफुल नहीं थी। उसके बाद जो संधि हुई थी 30 जनवरी 1902 ईस्वी में, उसमें मेन बात क्या थी? संधि की मेन विषय क्या थी? तो विषय यही थी कि इंग्लैंड तथा जापान ने यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य चीन तथा कोरिया पर आक्रमण करने का नहीं है तथा चीन तथा कोरिया में यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि इंग्लैंड का हित चीन में तथा जापान का हित चीन का कोरिया में है। दोनों देश हर प्रकार के खतरे से स्वार्थों की रक्षा करेंगे। यदि कोई एक अथवा अधिक शक्तियां मिलकर मित्र देश पर आक्रमण करेंगे तो उसका सामना मिलकर किया जाएगा। इससे अतिरिक्त शांति संधि भी परस्पर
परामर्श से ही की जाएगी। संधि में यह मान लिया गया कि दोनों देश एक दूसरे के परामर्श किए बिना किसी अन्य शक्ति से समझौता नहीं करेंगे। यदि कोई मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों देश मिलकर बैठकर आपस में सुलझाएंगे। यह संधि तुरंत ही लागू होगी और इसकी अवधि 5 वर्ष रहेगी। तो इस तरह से जो है इस संधि का जो विशेष महत्व था। अब जो ये संधि हुई थी, इन संधि का जो है कुछ महत्व भी रहा होगा। ठीक है, ये जो 6 संधि की से बात की गई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस 6 संधि में क्या विशेषता थी वो ये थी कि 1902 ईस्वी में होने वाली इंग्लैंड जापान जो गठबंधन इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है स्थान। इस समझौते ने जितना लाभ इन दोनों देशों को हुआ उतना ही अब तक किसी अन्य समझौते से नहीं हुआ। इस गठबंधन ने न केवल इंग्लैंड तथा जापान को संबंध को ही प्रभावित किया अतुल समस्त विश्व पर भी अपने प्रभाव डाले। इस प्रभावों का वर्णन कुछ इस तरह से है। पहला तो ये प्रभाव इसका पड़ा, इसका महत्व ये रहा कि जापान का एशिया को एक महान शक्ति के रूप में उभरना। इंग्लैंड जापान गठबंधन के परिणाम स्वरूप जापान एशिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इंग्लैंड जो कि यूरोप को एक प्रमुख शक्ति था के साथ जापान का गठजोड़ हो जाने के कारण वह भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति माने जाने लगा। वह विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल भी हुआ जो अब तक किसी अन्य पूर्वी देश को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा था जापान के हित की सुरक्षा। इस संगठन द्वारा जापान, चीन तथा कोरिया में अपने हित सुरक्षा करने में सफल हुआ। संधि की अधारा में स्पष्ट कहा जाता है कि यदि कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करके जापान के हितों की असुरक्षा करने का प्रयास करेगा तो इंग्लैंड उसकी सहायता जरूर करेगा। और इस संधि के जापान की साम्राज्यवादी रुचियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और ये प्रोत्साहन उसके लिए बहुत विशिष्ट थी। इंग्लैंड द्वारा जापान को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। वो वित्तीय सहायता क्या थी? इकोनॉमिकल हेल्प टू जापान बाय द इंग्लैंड। जापान को अपने आर्थिक संसाधनों को विकसित करने तथा सेना को आधुनिक ढंग से संगठित करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी। इस संधि के पश्चात इंग्लैंड ने जापान को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी। इसी धनराशि द्वारा जापान अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सका। इंग्लैंड की विदेशी नीतियों में मोड़। अब जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंग्लैंड एंड फॉरेन पॉलिसी। इंग्लैंड जापान गठबंधन ने इंग्लैंड की विदेशी नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इंग्लैंड पिछले काफ़ी समय से अपनी पृथक रहने की शानदार नीति पालन कर रहा था और इस गठबंधन के पश्चात उसे इस नीति का परित्याग कर दिया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक में था। उसके पश्चात दूर पूर्व में इंग्लैंड के हितों की सुरक्षा। सिक्योरिटी ऑफ द इंग्लैंड इंटरेस्ट इन देयर फर ऑफ ईस्ट। इस संधि के इंग्लैंड को एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी हुआ कि उसके दूर पूर्व में हित सुरक्षा हो गए। उसके हित दिनों चीन में ही निहित थे। पूर्व में जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र था। जापान के साथ संधि को उसने चीन में अपने हित सुरक्षा कर लिए। जापान ने इंग्लैंड को चीन में उसके क्षेत्रों पर आंतरिक तथा बाहरी खतरों के समय हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इंग्लैंड ने संधि से पहले रूस जापान के साथ साठगांठ करने की कोशिश कर रखा था। यदि रूस अपने उद्देश्य में सफल हो जाता तो शायद इंग्लैंड के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता। अंततः इंग्लैंड ने जापान के साथ संधि की तथा अपने हित सुरक्षा के लिए इसको किया। लेकिन बहुत से जो है इतिहासकार का अपना एक विचारधारा है। उसमें से एक इतिहासकार जो थे लेंगर ने बात बोला था कि इंग्लैंड के लिए इस गठजोड़ का होना ही एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इंग्लैंड पहले कई दशक से सबसे अलग थलग रहता था। संधि की शर्तें उसके लिए अधिक महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि संधि में जो भी बात कही गई उसके लिए कोई महत्व नहीं था और उसने संधि किया वही बहुत बड़ी बात थी। इंग्लैंड की समुद्री शक्ति दृढ़ होना। अब इससे क्या हुआ, इंग्लैंड की जो समुद्री सीमा थी वो काफ़ी दृढ़ हो गई, काफ़ी मजबूत हो गई। अब उसको तोड़ना शायद किसी देश के लिए संभव नहीं था। इंग्लैंड जापान संधि में इंग्लैंडों को एक लाभ यह भी हुआ कि उसकी समुद्री शक्ति बहुत दृढ़ हो गई। वह अपने बहुत से समुद्री जहाज़ों को प्रशांत महासागर से यूरोप के समुद्री में ले गया और इस प्रकार यूरोप में भी उसकी स्थिति और भी दृढ़ हो गई। यह तभी संभव हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रशांत महासागर में उसकी मित्र जापान उसकी जल सेना को कोई आँच नहीं आने देगा। और ये विश्वास जो था इसको इंग्लैंड की समुद्री शक्ति में काफ़ी मजबूती ला दी और ये मजबूती सभी देश की चिंता का विषय बन गया। उसके पश्चात था रूस जापान युद्ध के कारण। आखिर रूस जापान युद्ध के कारण क्या थे? इंग्लैंड जापान गठबंधन 1904 से 5 ईस्वी में होने वाले रूस जापान युद्ध का भी एक प्रमुख कारण बना। यानी रूस जापान में भी एक बहुत तगड़ी युद्ध हुई, क्योंकि इस संधि की शर्तों में कहा गया था कि यदि रूस और जापान में युद्ध होता है तो इंग्लैंड निष्पक्ष रहेगा। परंतु इस युद्ध में फ्रांस द्वारा रूस को सहायता दिए जाने के कारण इंग्लैंड भी जापान को सहायता देने के सहमत हो गया और इस बात को जापान को प्रोत्साहन मिला। जापान को
को विश्वास था कि वह अकेले ही रूस को पराजित कर सकता है, परंतु फ्रांस द्वारा रूस के सहायता देने पर वह भयभीत हो गया था। इंग्लैंड द्वारा सहायता का वचन मिलने से उसे विश्वास हो गया कि अब वह आसानी से जो होगा रूस को सामना कर लेगा। यानी इन सब बातों से यही बात सामने आती है कि संधि सभी दृष्टिकोणों से एक नवीन युग का निर्माण करने वाली सिद्ध हुई। इस संधि ने दोनों देशों को बहुत लाभ हुआ और उस समय इंग्लैंड के चीन में तथा जापान के कोरिया एवं चीन में हित निहित थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप वे अपने हितों की सुरक्षा रखने में भी सफल हुए। अगला पॉइंट जो हमारा दोस्तों क्या है, वो है रूस जापान युद्ध। अब रूस जापान युद्ध भी हुआ, जिसमें जो है इंग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलो पूर्व में रूस तथा जापान दो महाशक्ति थी। ये दोनों शक्तियाँ महत्वाकांक्षी थी, यानी अपने स्वार्थ को पूरा करना जानती थी। ये दोनों शक्तियाँ साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करती थी तथा इस नीति पर चलते हुए अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। इसी कारण उसमें 1904 से 1905 इसमें एक युद्ध हुआ जिसमें रूस पराजित हुआ और जापान को गौरवपूर्ण सफलता मिली। यानी जो रूस है उसको भी पराजय हुआ और जापान जो थी उसकी गौरव में और भी जो है वृद्धि हो गया। और ये सब कारण किसकी वजह से हुआ? इंग्लैंड की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड से संधि उसके लिए एक वरदान सिद्ध हो गया। अब रूस जापान युद्ध के कारण क्या थे? जो ये युद्ध हुआ उसका कारण मेन जो था, जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप। कहते हैं 1980 जो है 1894 से 95 ईस्वी में, यानी 1894 से 95 ईस्वी में चीन जापान युद्ध में जापान ने चीन को पराजित करने का शानदार विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के पश्चात हुए शिमोनोसेकी की संधि के अनुसार चीन ने अपने कुछ क्षेत्र जापान को दे दिए थे। इन प्रदेशों में एक सिलाओतुंग प्रदेश भी था। उधर रूस भी अपने स्वार्थी हितों के कारण इन प्रदेशों पर नज़र लगाए बैठा हुआ था। इस कारण इस संधि के कुछ दिन पश्चात ही उसने जापान पर दबाव डाला कि वह सिलाओतुंग प्रदेश चीन को वापस कर दे। फ्रांस तथा जर्मनी ने भी रूस का समर्थन किया तथा जापान रूस के विरोधी हो गया तथा दोनों में शत्रुता पनपने लगी। यानी यहाँ से जो है इसका जो है श्री गणेश हो गया इनकी शत्रुता में। रूस चीन गठबंधन। सिलाओतुंग का प्रदेश वापस मिलने पर चीन और रूस में संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। रूस ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बड़ी राशि चीन को ऋण स्वरूप दिया। यानी 1896 ईस्वी में उसने चीन के साथ एक रक्षात्मक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के अनुसार उन्होंने एक निश्चय किया कि यदि जापान रूसी प्रदेशों तथा चीन और कोरिया का आक्रमण करता है तो वे सम्मिलित रूप से उसका सामना करेंगे। चीन तो जापान का शत्रु था ही अतुल। वह गठबंधन बन जाने के पश्चात जापान का रूस के विरुद्ध होना एक स्वाभाविक सी बात हो गया। क्योंकि उसको बहुत से इनसे पावर मिल गई और इस पावर का उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ? लियाओतुंग पर रूस का कब्जा। चीन में हुए रियायतों के लिए संघर्ष में रूस अब सबसे महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त होने में सफल रहा। अन्य रियायतों के साथ साथ उसने 1898 ईस्वी में सिलाओतुंग का प्रदेश भी चीन से पट्टे पर ले लिया। अब रूस इस कार्रवाई के जापान पर भड़क उठा, क्योंकि यही प्रदेश उसने जापान से चीन को वापस दिलवाया था। अब उस पर कब्जा कर बैठा है। इस विषय पर भी दोनों देशों में शत्रुता की आग सुलगने लग गई। धीरे धीरे युद्ध का कारण बना। मंचूरिया की समस्या भी उसमें से एक थी। मंचूरिया भी रूस जापान युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण बना। मंचूरिया चीन के उत्तर भाग में स्थित तथा ये दोनों देशों उसमें रुचि रखते थे, यानी दोनों देशों को इसमें बहुत ही रुचि था। लियाओतुंग पर कब्जा करने के पश्चात रूस ने पोर्ट आर्थर को अपना शक्तिशाली समुद्री अड्डा बनाने का प्रयास भी किया। उसने मंचूरिया में रेलवे लाइनें भी बिछाई। मंचूरिया में जापान के सभी आर्थिक हित थे। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसको हितों की खतरा पैदा हो गया। बक्सर विद्रोह के बाद भी रूसी सेनाएं ने मंचूरिया में ही थी। वहां से सेना हटाने की अपेक्षा उसने चीनी सरकार से और रियायतें प्राप्त करनी चाहिए, परंतु जापान तथा इंग्लैंड ने भी इसका विरोध किया। 1902 ईस्वी में रूस ने वचन दिया कि वह 18 मास में अपनी सेनाएं चीन से निकाल लेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अंततः जापान का रूस के विरुद्ध होना एक स्वाभाविक सी घटना बन गई। उसके पश्चात कोरिया की समस्या भी उसमें से एक थी। 1994 से 95 ईस्वी में चीन जापान युद्ध का मुख्य कारण कोरिया ही था। जापान ने इस युद्ध द्वारा कोरिया में चीन की प्रभुत्व सत्ता समाप्त कर दी थी। इस युद्ध के पश्चात रूस ने कोरिया पर जापान के अधिकारों को स्वीकार कर लिया था, परंतु रूस ने उत्तरी कोरिया के जंगलों से लकड़ी काटने से सिलसिला बंद न किया, यानी जो उसका आवश्यकताओं का फ़ायदा उठाने लग गया। इसके अतिरिक्त उसने इस क्षेत्र में सेना भी भेजने आरंभ कर दिए। जापान की सरकार ने इस विरोध दर्शाते हुए एक पत्र रूसी सरकार के पास भेजा, परंतु
परंतु रूसी सरकार ने कोई परवाह न की। परिणाम स्वरूप दोनों देशों में मनमुटाव होना शुरू हो गया। तो कोरिया की समस्या भी उनमें से एक थी। इंग्लैंड जापान गठबंधन भी उन दोनों के लिए खटकने लगा। ठीक है, 1902 ईस्वी में जापान से इंग्लैंड ने एक गठबंधन किया और एक दूसरे के वचन दिया कि चीन और कोरिया में अपने हितों की सुरक्षा रखने के लिए एक दूसरे की सहायता भी देगा। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने यह भी वचन दिया कि यदि रूस जापान में युद्ध होता है तो यह निष्पक्ष रहेगा, परंतु यदि इस युद्ध में फ्रांस रूस की सहायता करेगा तो जापान का साथ देगा ही देगा। इंग्लैंड के इस आश्वासन से जापान को प्रोत्साहन मिला और उसने रूस के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। जापान का यह व्यवहार भी इस युद्ध का कारण बन गया। उसके पश्चात जापान द्वारा संधि के प्रयत्न। जापान रूस के विस्तारवादी नीतियों से बड़ा चिंतित था। वह कोरिया तथा मंचूरिया के प्रश्न पर रूस से कोई समझौता करना चाहता था, यानी कोई समझौता करके उसको ख़त्म करना चाहता था। अंततः इन देशों के मध्य 1903 ईस्वी में बातचीत आरंभ हुई, जो कि फरवरी 1904 ईस्वी तक चली। जापान चाहता था कि यदि रूस कोरिया पर जापान का आधिपत्य स्वीकार कर ले तो वह मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लेगा, परंतु यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर न पहुँच सकी। अंततः दोनों देशों में 10 फरवरी 1904 ईस्वी में कोई युद्ध आरंभ हो गया। यानी युद्ध आरंभ हो गया तो ये सारी चीज़ें जो थी मेन थी। अब है युद्ध की घटनाएं। रूस जापान युद्ध स्थल समुद्री दोनों लड़ रहा था। जापान के एडलेस तोगो में युद्ध की आरंभ करते हुए सबसे पहले पोर्ट आर्थर के चारों ओर से घेर लिया और इस समय जापानी सेनाओं ने युद्ध के स्थल मार्ग के आक्रमण किया। इस प्रकार जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर से स्थल जल दोनों मार्ग द्वारा घेर लिया गया। रूस इस घेरे को तोड़ न सका और 9 महीने के घेराव के बाद अपनी जापानी सेना से पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया। यहाँ से जापानी सेना सुगोतुग की ओर बढ़ने लगा तथा उसे भी विजय कर लिया। इसके पश्चात दोनों सेनाओं में यालो नदी के निकट साहो नामक स्थान पर युद्ध हुआ। यहाँ भी रूस के हाथ पराजय ही लगी। यानी फरवरी 1905 ईस्वी को जापानी सेनाओं ने मंचूरिया के राजधानी मुकेद पर धावा बोल दिया और एक भयंकर युद्ध के पश्चात रूसी सेना पराजित हुआ। रूसी सेनाओं के मुकेदेन की राजधानी मुकेदन तथा धावा बोल दिया और इस तरह भयंकर जो हुआ सेना चलती गई। अब तक रूस और जापान दोनों ही इस लड़ाई के तंग आ चुके थे, क्योंकि इस युद्ध के कारण जापान पर अत्यधिक आर्थिक बोझ भी पड़ गया था तथा रूस की कठिनाई की भी बहुत बढ़ गई थी। अब वे किसी संधि के लिए सोचने लग गए थे। इस इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थेओडोर रूजवेल्ट ने मध्यस्थता भी किया। दोनों देशों में प्रतिनिधियों को शांति संधि की शर्तें निर्धारित करने के लिए पोस्टमाउथ बुलाया गया। काफ़ी वाद विवाद के पश्चात 5 सितंबर 1905 ईस्वी को दोनों पक्षों में पोर्ट सामाथाउ की संधि हुई और युद्ध समाप्त कर दिया गया। अब रूस जापान युद्ध के प्रभाव के कारण क्या थे, तो इसका क्या प्रभाव था रूस और जापान के इफेक्ट। पहला तो यही था कि रूस पर प्रभाव। रूस जापान युद्ध ने रूस की प्रतिष्ठा को गहरी चोट लगा दी। जार शासकों के विरुद्ध पहले ही रूसी जनता में असंतोष व्याप्त थी। ऊपर जापान जैसे छोटे से देश से पराजित होने पर लोग उससे और नाराज़ हो गए। इस पराजय से जार शासकों की शक्ति का खोखलापन सारे विश्व के सामने आ गया तथा यूरोप के लोग इसकी आलोचना करने लग गए। रूस की जनता इसलिए भी जार सम्राट के विरुद्ध हो गए क्योंकि वे अपनी शक्ति के बल पर जनता पर तो अत्याचार करते थे, परंतु जब जापान ने आक्रमण किया तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की अपेक्षा उसके सामने घुटने टेक दिए। तो ये बातें जो थी उसके लिए बहुत ही खतरनाक था युद्ध के प्रभाव में। जापान पर प्रभाव। रूस जापान युद्ध के जापान पर भी प्रभाव पड़े। इस युद्ध में विजय के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान का बहुत सम्मान बढ़ गया। जापान एक छोटा सा देश था, फिर भी वह विशालकाय रूस पर विजय पाने में सफल रहा। इस विजय के कारण उसकी गणना विश्व के बड़े देशों में होने लगी, जिससे उसके गौरव में वृद्धि हुई तथा दूर वर्ष पूर्व में उसका प्रभाव बढ़ रहा था। इस विजय से जापान को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और उसने यूरोप के देशों की भांति साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और इस विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र है। उसके पश्चात चीन पर प्रभाव। रूस जापान युद्ध के प्रभावों से चीन भी अछूता नहीं रहा। इस युद्ध के पश्चात चीन के लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि यदि उन्होंने पश्चिम देशों को साम्राज्यवाद से ठुकराकर पाना है तो उन्हें अपनी शक्ति का पुनर्गठन करना होगा। दूसरी ओर साम्राज्यवाद शक्ति चीन का शोषण करना चाहता था। चीन से अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए पश्चिमी युद्ध कला को अपनाया गया। पश्चिमी विज्ञान से परिचित होने के लिए अनेकों चीनी विदेश में गए। चीनी सेनाओं को पश्चिमी ढंग का
प्रशिक्षण देने के लिए अनेकों जापानी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए। अंततः चीन में राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव हुआ। इसी राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति हुई और चीनी सम्राट गद्दी छोड़ने पर विवश हुए। इस प्रकार माचू वंश का पतन भी हुआ तथा चीन में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप का प्रभाव। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। युद्ध के समय जर्मनी में रूस के फ्रांस से मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध एक गठन बनाने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह असफल न हो सका। इसके विरुद्ध फ्रांस के प्रयत्नों से रूस और इंग्लैंड एक दूसरे के निकट आ गए। इस युद्ध में रूस की पराजय से इंग्लैंड को रूस की ओर से कोई भय न रहा। इस कारण इंग्लैंड ने रूस की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिससे इंग्लैंड को बहुत ही लाभ हुआ। अन्य प्रभाव में से ये भी था, अदर इफेक्ट भी इसके परे अधिक इफेक्ट ये थे कि अन्य इफेक्ट ये थे कि रूस जापान युद्ध में जापान की विजय से एशिया के लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। अब तक उनमें यही भय व्याप्त थी कि वे कभी भी साम्राज्यवाद के चंगुल से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन जापान की विजय ने उसका यह भ्रम टूट गया तथा उसमें जागरूकता की एक नई लहर दौड़ गई। जापान की विजय के कारण सारे विश्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल पड़े। भारतवासियों में भी यह भावना प्रबल होने लगी कि यदि जापान रूस जैसे विशाल देश को पराजित कर सकता है तो वह अंग्रेज़ों को यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते। अंततः भारत के राष्ट्रवादी नेता जापानी ढंग अपनाकर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की योजनाएं बनाने लग गए। अंततः यह भारत में राष्ट्रीय जागरूकता होने में रूस जापान युद्ध का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण सैन्यवादियों के महत्वाकांक्षियों सैन्यवादी के एक के बाद एक सफलता प्राप्त होती गई, जिसके कारण वह महत्वाकांक्षी होते गए। कहते हैं ना, एक इंसान को अगर कुछ एक मिल जाता है तो वो दूसरा पाने की कोशिश करता है, दूसरा मिल जाता है तो वो तीसरा पाने की कोशिश करता है। इस तरह जो है उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ते ही चले जाते हैं। वो पूरे महाद्वीपों पर नियंत्रण करना चाहते थे। मंचूरिया में उन्हें जो सफलता प्राप्त हुई थी उसके कारण वे और अधिक महत्वाकांक्षी हो गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उदारवादियों की मृत्यु कर दी, यानी जो उदारवादी नेताएं थे उनको सबको मार दिया। बहुत से पुराने नेता सैन्यवादियों की गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे, वास्तव में वे सैन्यवादियों पर अंकुश रखते थे। परंतु जो समय गुजरता गया वे बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण सैन्यवाद पर जो अंकुश था वह समाप्त हो गया और वह अपनी मनमानी करने लग गए, स्वतंत्र हो गए तथा दूसरे क्षेत्रों को विजय करने की उनकी इच्छा को अब भी कोई नहीं दबा सकता था। जब वो वृद्ध व्यक्ति होते थे तो वो क्या करते थे, उनको कंट्रोल करते थे, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई वो सारे महत्वाकांक्षी जो थे वो सामने उजागर हो गए और फिर उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ता चला गया। नवयुवक अधिकारियों की श्रेणियों की उदय। जापान में नवयुवक अधिकारियों की एक नई श्रेणी के उदय हुआ। इन लोगों को संबंध जापान की कुलीन क्षेत्र श्रेणियों से नहीं था। यहाँ यह बात याद रखने योग्य है कि कुलीन श्रेणी के लोग इन नवयुवकों लोगों को केवल पसंद ही नहीं करते थे बल्कि घृणा भी करते थे। उधर ये नवयुवक अधिकारी अपनी शानदार विजय द्वारा समाज में अपना स्थान बनाना चाहते थे। ये लोग बहुत ही खतरनाक थे। इन नवयुवक अधिकारियों के मुख्य रूप से नवयुवक सैनिक अधिकारी थे और उन्हें सैनिक नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था। वे जापानी सैनिकवाद में विश्वास रखते थे और शक्ति का प्रयोग करना अपना अधिकार समझते थे। उसके बाद का नाजीवाद तथा फर्स्टवाद का प्रभाव। उस समय नाजीवाद और फर्स्टवाद का भी काफ़ी प्रभाव था, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हिटलर तथा मुसोलिनी की सफलता का जापानी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वही हिटलर तथा मुसोलिनी की भांति विजय प्राप्त करना चाहता था। वह फॉसिलिस्ट लोगों के विचारों तथा तरीकों से बहुत प्रभावित था। विजय की आकांक्षाएं रखने वाले जापानी नवयुवक अधिकतर किसानों की श्रेणी में संबंध रखते थे और वह बड़े लंबे समय से जमींदारों के अत्याचार सह रहे थे। वो फॉसिलिस्ट लोगों के ढंग से अपनी दशा को सुधारने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, जापानी उदारवादियों का विरोध। जापान में कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो उदारवाद में विश्वास रखते थे और सैन्यवाद की नीतियों को पसंद नहीं करते थे। सैन्यवादी का विचार था कि वे उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अंत उन्होंने उदारवादी नेताओं का वध करना आरंभ कर दिया। जापान के उदारवादियों में कुछ लोग बड़े ही योग्य थे और कई व्यवसायों से संबंध रखते थे। इसमें से कुछ लोग बड़े व्यापारी थे और दूसरे देशों के साथ उनके संपर्क थे। वो यूरोप और अमेरिका की शक्ति तथा जापान की निर्बलता से भी भली भांति परिचित थे। वे सैन्यवाद खतरे को और भी भली भांति समझते थे। वे भी कुछ सीमा तक जापान का विकास चाहते थे, परंतु उनके विकास का ढंग जापानी सैन्यवाद से भिन्न था। वो जापानी सैन्यवाद के तरीकों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि इससे देश का विकास हो जाएगा। तो यही बात उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है कि देश के विकास में जापानी उदारवादियों का विरोध भी इसमें एक बात थी। विरोधी नेता। जापानी
सदस्य उच्च अधिकारी तथा मंत्री परिषद के सदस्य सैन्यवादी के घोर विरोधी थे। ठीक है, काफ़ी वो विरोध करते थे इन बातों को। अपने इस विरोधों के कारण वे सैन्यवाद के आतंक का निशान बने। जापान में सैन्यवादी का विरोध करने वाले शिक्षक तथा पत्रकार भी शामिल थे। सरकार के वे सदस्य सैन्यवादी का विशेष रूप से विरोधी कर रहे थे, जो सरकार के वित्तीय व्यवस्था को भली भांति जानते थे। वो भली भांति समझते थे कि सैनिक खर्च में वृद्धि का क्या परिणाम होगा। जापान में उस समय सरकारी आमदनी समिति तथा खर्च असमिति थे, यानी सीमित नहीं थे। देश पर पहले ही ऋण का काफ़ी बोझ पड़ा हुआ था। ठीक है, अंततः एक के बाद एक वित्त मंत्री ने सैनिक खर्चों में कटौती करने के लिए सुझाव रखे। जापानी संसद ने उदारवादी सदस्यों ने इन मंत्रियों का समर्थन भी किया। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से विकास का विरोध किया, क्योंकि उससे देश की आर्थिक दशा बिगड़ सकती थी, जो कि उनके लिए बहुत ही गलत धारणा आगे चल के बनी। विरोधियों के दमन की आवश्यकता, यानी जो विरोधी थे उनको भी दमन करना उनके लिए काफ़ी प्राथमिकता थी। ठीक है, सैन्यवादी इस बात को भली भांति जानते थे कि उन्हें सफलता उसी समय मिल सकती है जब विरोधियों का दमन कर दिया जाए। सैन्यवादी की योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि बजट में सेना के लिए काफ़ी धनराशि को व्यवस्थित हो, परंतु यह तभी संभव था जब विरोधी को डरा कर इस बात के लिए विवश कर दिया जाए कि वे सैन्यवादी की योजनाओं को स्वीकार कर लें। दूसरी ओर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि बहुत से विरोधी इतने कायर नहीं थे कि वे सैन्यवाद के डराने धमकाने से उनकी योजनाओं को स्वीकार कर लें। उन्होंने डट कर सैन्यवादी का विरोध किया। सैन्यवाद के पास अपने विरोधियों के शांत करने का कोई उपाय न था। अंततः अपने मार्ग से हटने के लिए सैन्यवाद ने उनका वध कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, गुप्त समितियाँ, यानी काफ़ी जो है यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। सैन्यवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ गुप्त समिति स्थापित की गई। सैन्यवाद की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि लोगों में जागृति की भावना जागृत की जाए। जापानियों में ऐसी भावना उत्पन्न करना कोई कठिन कार्य नहीं था। इसमें आगे आता है सीमितों का उद्देश्य, यानी क्या उनकी एम थी सीमितों का उद्देश्य। इनमें 3 थी उद्देश्य इनकी। ये समितियाँ चाहती थी कि जापान सारी दुनिया पर शासन करे। यदि ऐसा न हो सका तो जापान को समस्त देशों का विजय करना चाहता था। ये समितियाँ उदारवाद तथा प्रजातंत्र के विरोधी थे। अंततः इसका एक अन्य उद्देश्य पश्चिमी देशों को सिद्धांतों का विरोध करना था। इन समितियों के सदस्य नाजीवादी और फासीवादी में विश्वास रखते थे। ये फासिस्ट लोगों तथा नाजियों की भांति राज्य के व्यक्तियों से ऊपर मानते थे, यानी राज्य को जो है प्रत्येक व्यक्तियों से ऊंचे मानते थे। ये विचारधारा जो थी इनकी ले डूबी। उसके पश्चात सीमितों का प्रभाव भी था, यानी इफेक्ट ऑफ सोसाइटी। गुप्त समितियों ने जापान में आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। उन्होंने अनेकों प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों का वध कर दिया था। कुछ लोग इसलिए भी शांत हो गए थे कि यदि उन्हें जुबान खोली तो किसी दिन उसका भी वध कर दिया जाएगा, यानी मृत्यु के भय से जो है सभी जो व्यक्ति इसकी विचारधारा के खिलाफ थे, सारे के सारे अपना जुबान जो थे बंद कर लिए। उनके बोलने का भी भय था। इस प्रकार गुप्त समितियों का जापान के लोगों पर काफ़ी गहरा प्रभाव था। इस गुप्त समितियों के अतिरिक्त जापान में कुछ ऐसे संगठन भी थे जिनके सदस्य पहले ही सेना तथा जल सेना में थे। इनकी गतिविधियां नाजी युवकों की भांति थी। इसके साथ साथ जापान में कुछ ऐसे असंगठित लोग भी थे जो आतंक फैलाने के लिए सदा तैयार रहते थे, यानी वो आतंक के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे भी जाति होती है जिनको लड़ाई मार काट काफ़ी पसंद आती है। तभी तो आजकल इतने सांप्रदायिक दंगे फसाद हो रहे हैं जो लोगों के लिए सही नहीं है। उच्च पदाधिकारियों का वध। 1937 ईस्वी तक जापान में उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका था। सैन्यवादियों ने उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया। पहले उन्होंने लोगों को डराया धमकाया और जब उससे काम न चला तो सैन्यवाद में उसका वध कर दिया। मंत्री, उच्च पदाधिकारी, संसद के सदस्य, पत्रकार, शिक्षक जो सैन्यवादियों के विरोध थे, उन्हें पहले ही धमकी दी गई कि जब उन्होंने इस पर भी सैन्यवादी की विरोध करना न छोड़े तो उनका वध कर दिया जाएगा। कभी कभी सेना के अधिकारी अपने विरोधियों को स्वयं वध कर देते थे। जापान में जिन महत्वपूर्ण लोगों का वध किया गया उनका इस तरह वर्णन है। जापान के प्रधानमंत्री हारा का वध। सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री का वध किया गया। हारा जो कि जापान का एक साधारण व्यक्ति था, ठीक है, 1920 ईस्वी में जापान का प्रधानमंत्री बन गया। वह संवैधानिक शासन के पक्ष में था। उसने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वह देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्थित करेगा। उसके इन विचारों के कारण सैन्यवादी उसके विरोधी हो गए। अंततः 4 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रधानमंत्री को हारा को टोक्यो रेलवे स्टेशन में छुरा घोंप दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री हार के हत्यारों को केवल 12 वर्ष की कारावास दिया गया। 1934 ईस्वी में जब वह जेल से छूटा तो कुछ ऐसे
लोग ने जो अपने आप को देशभक्त कहते थे उसका शानदार स्वागत किया और उसके जीवन निर्वाह का प्रबंधन भी कर दिया। तो इस तरह से जो था उस समय किया जाता था। प्रधानमंत्री हमाचुगी का वध। हमाचुगी एक निडर प्रधानमंत्री था। वह शासन में पूर्णतः सुधार करना चाहता था। वह एक शक्तिशाली मंत्रिमंडल बनाने के पक्ष में था। वह सम्राट की प्रिवी कौंसिलिंग के अधिकारियों को भी सीमित करना चाहता था। उसे सरकारी बजट में सेना के लिए एक सीमित धनराशि की व्यवस्था भी की थी। यह बात सैन्यवादियों को पसंद न की। अंततः वह प्रधानमंत्री के विरोधी बन गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने मार्ग से हटाने का निश्चय कर लिया। अंत में 14 नवंबर 1930 ईस्वी को टोक्यो रेलवे स्टेशन पर सेगोबा नाम के व्यक्ति से प्रधानमंत्री हमाचुंगी की गोली मारकर हत्या करवा दिया। सेगोबा पर अभियोग चलाया गया और अंत में उसे मृत्यु दंड दिया गया, परंतु वास्तव में उसे क्षमा प्रदान कर दी गई और 1960 ईस्वी तक उसने एक राष्ट्रीय नायक का जीवन व्यतीत किया। कुछ लोग सदा उसकी मदद करते रहे और वह लोगों के सामने उत्तरपूर्णता भाषण देता रहा। तो ऐसे भी होता है, जब कोई जो कत्ल करने वाला व्यक्ति उसको प्रोत्साहन मिले तो ऐसे तो अराजकता फैलेगी तो आम सी बात रह जाती है। हमाचुंगी के पश्चात कोई ऐसा शक्तिशाली नेता न रहा जो सैन्यवाद का विरोध कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक सत्ता उग्र राष्ट्रवादी नवयुवक सेना तथा जल सेना के अधिकारियों के हाथों में आ गई। अपने मार्ग को बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों का वध भी कर डाला। प्रधानमंत्री इनुकई का वध, यानी इनुकई का वध जो हुआ वो भी एक बहुत ही विचित्र घटना थी। सैन्यवादी प्रधानमंत्री इनुकई को घोर विरोधी थे। वे उसे भी अपने मार्ग से हटाना चाहते थे। अंततः 15 मई 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर ही उसे गोली मार दी गई। इस वध का उद्देश्य यह था कि सैन्यवादी जापान के लिए एक नई कठोर विदेशी नीति को अपनाना चाहते थे। इन कारणों से क्या हुआ कि जापान में जनमत द्वारा चुनी गई सरकार का प्रयोग समाप्त हो गया। इनुकई के वध से संवैधानिक पार्टियों का भविष्य अंधकारमय हो गया और उसमें फिर सैन्यवादी का विरोध करने का साहस न रहा। जापान में चुनाव होते रहे, लोग मतदान करते रहे और परंतु यह सब व्यर्थ सी होने लग गई। उसके पश्चात क्या हुआ? जनरल नगाता का वध। जनरल नगाता का वध एक अन्य दुखदायी घटनाओं में से एक थी। कुछ सैन्यवादियों ने जनरल नगाता का वध इसलिए किया कि उसने 2 सेना अधिकारियों को पद अनुचित कर दिया। इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों का वध किया जा चुका था। जनरल नगाता के हत्यारे पर अभियोग चलाया गया, परंतु न्यायालय में जो कुछ हुआ वह एक अच्छा खासा मजाक था। न्यायालय में खुल्लम खुल्ला नगाता को हत्यारे की प्रशंसा भी की गई और इस प्रकार हम देखते हैं कि सैन्यवादी शक्ति इस प्रकार समय तक बहुत बढ़ चुकी थी। जनरल तोजो प्रधानमंत्री के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर आक्रमण से 2 महीने पूर्व जनरल ताजो को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। तनाशाह बने बिना ही जापान पर उसका काफ़ी नियंत्रण हो गया था। युद्ध को अधिक प्रभावशाली ढंग से लड़ने के लिए उसने सभी शक्तियों को अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। जब 1944 ईस्वी में जापान के युद्ध में भारी क्षति हुई तो सेना का नेतृत्व भी उसने स्वयं ही संभाल लिया। जनरल तोजो जापान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, परंतु जब जापान की एक के बाद एक पराजय होने लगी तो जापानियों ने उसी दोषी ठहराया आरंभ कर दिया। दोषी ठहराना जो है आरंभ कर दिया और अंत में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। जापान की पराजय के पश्चात 1948 ईस्वी में उसे फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद है कुनिकी कोसो प्रधानमंत्री के रूप में। तोजो के पतन के पश्चात कुनिकी कोसो जापान का प्रधानमंत्री बना। लाख प्रयत्नों के बावजूद भी जापान को युद्ध में विजय प्राप्त न हो सका। उसके बाद था सुजुकी प्रधानमंत्री के रूप में। युद्ध में जापान को अपने बहुत से द्वीपों से हाथ धोने पड़े। रूस ने एक घोषणा द्वारा तटस्थल को पैकेट को रद्द कर दिया। इससे कुनिकी कोसो को स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जापान के लोगों ने उसकी कड़ी आलोचना की, जिसके कारण उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात जापान के एक पुराने राजनीतिज्ञ सुजुकी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने अपने मंत्रिमंडल में सैन्यवादी, व्यापारियों तथा पदाधिकारियों को भी शामिल कर लिया। युद्ध के आर्थिक प्रभाव। लेकिन युद्ध के भी बहुत से आर्थिक प्रभाव पड़े। 1941 ईस्वी में जापान की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उसे चीन के साथ एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा। यदि उस पर केंद्रीय नियंत्रण करा न होता तो जापान के आर्थिक ढांचा का पूर्णतः पतन हो गया होता। वास्तव में जापान अब और अधिक नियंत्रण करा
होता तो जापान का आर्थिक स्थिति अब पूर्णतः पतन हो गया और वास्तव में जापान अब अधिक देर तक युद्ध लड़ने से योग्य नहीं था। यूँ तो जापान का उत्पादन 1944 ईस्वी तक अपनी सीमा तक पहुंच गया था, परंतु कच्चा माल का खदानों और आने के सभी मार्ग रुक जाने के कारण जापान में वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हो गया था। शत्रुओं के हवाई हमलों के कारण जापान के अनेकों उद्योग नष्ट हो गए थे और इसके परिणाम स्वरूप जापान के आर्थिक पतन की गति तेज हो गई। जापान की 1/3 नागरिक जनसंख्या बेघर हो गई और उसके लाखों नागरिक मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक प्रभाव, समाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। चीन के साथ जापान जो लंबी लड़ाई लड़ी उसका जापान के सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अनेकों सैनिक अपने परिवार से दूर होकर चीन में रह रहे थे। कुछ को जापानी साम्राज्य का मूल्य अपने रक्त से चुकाना पड़ा। उसके परिवार को जापानी आक्रमण के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ी। साधारण जापानी लोगों का जीवन बड़ा कठोर हो गया। वस्तुओं के दाम आसमान को छूने लग गई। महंगाई पर काबू पाने के लिए बचत योजनाओं को भी अपनाया गया। टैक्स लगाए गए, खदानों की कमी हो गई, उद्योग और कृषि में मजदूरों की बहुत कमी थी। अंत सरकार को पुरुषों और स्त्रियों को ज़बरदस्ती उद्योगों में भर्ती करना आरंभ कर दिया। केवल इतना ही नहीं, 12 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को भी काम पर लगाया गया। इस तरह से जो था हमने पढ़ा जापान की जो है औद्योगिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कोई समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ एक बात तो जरूर रहती है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको अच्छा लगा है तो चैनल नया है। दोबारा आप अगर लिखोगे नेट पे या उस पर लिखोगे क्या कहते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें क्या होगा, आपको त्रिपस आएगा या त्रिपुरा आ जाएगा नाम, तो वो गलत रिसर्च करेगा और नहीं आ पाएगा ये। इसलिए इसको सब्सक्राइब करने में ही फ़ायदा है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ये बात मेरी ज़रूर मानना चाहिए। साथ में दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं उनसे भी ये शेयर कीजिए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, पेपर का समय रहता है तो वो क्या होता है उन पर भी पहुँचता है और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बात मानते हो तो अच्छी बात है। इस तरह से मैं जो है सारे चैप्टरों को आपको बना के आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता ही रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से बने रहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।